हेलो एवरीबॉडी, स्वागत करती हूँ आप सभी लोगों का लॉ वाला चैनल पे। मेरा नाम है इसरा और आज के सेशन में हम लोग एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। अगेन आज हम लोग अपील्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। सीपीसी के अंदर अपील्स क्या क्या प्रोविजंस हैं, कहाँ कहाँ पे दिए हैं, कितनी कैटेगरीज ऑफ अपील्स हैं सीपीसी में, ये सारी चीज़ें कवर करेंगे। लेकिन आज इस सेशन में हम लोग फर्स्ट अपील के बारे में पढ़ने वाले हैं, दैट इज़ द अपील फ्रॉम द ओरिजिनल डिग्री। ठीक है, और ये दिया गया है ऑर्डर 41 में। अब ये जो ऑर्डर 41 है, इसमें 37 रूल्स हैं। अब इन 37 रूल्स में जितने भी इम्पोर्टेंट रूल्स हैं एज पर द टॉपिक के लिए जितने भी इंपॉर्टेंट रूल्स हैं, साथ ही साथ आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से जितने भी इंपॉर्टेंट रूल्स हैं, वो हम लोग आज के सेशन में कवर करने वाले हैं। सबसे पहले देखिए, हम लोग डेली टारगेट्स देख लेते हैं। सेक्शंस 96 से लेकर के 99A इसका सब्सटैंटिव प्रोविजंस बताता है रिलेटिंग टू अपील्स, और ऑर्डर 41 जो है ये डील करता है विद द प्रोसीजर विच इज अडॉप्टेड बाय द एपेलेट कोर्ट। अब ये अपील किस तरह से आप फाइल करोगे, इसको करोगे बाय द मेमोरेंडम ऑफ अपील। इसके बारे में भी हम लोग पढ़ने वाले हैं। कोर्ट की क्या पावर होती है रिगार्डिंग द एडिशनल एविडेंस, इसके बारे में कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। एडिशनल एविडेंस से रिलेटेड कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, तो ये आपको याद रखना है, ये हम लोग कवर करेंगे। साथ ही साथ सर्टिफाइड कॉपीज़ के बारे में देखेंगे, किनको सर्टिफाइड कॉपीज़ देनी रहती हैं जब अपील में कोई मैटर डिसाइड होता है। और इस टॉपिक से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो भी हम लोग कवर करने वाले हैं। अगर हम लोग सीपीसी में अपील से रिलेटेड जो स्कीम दी गई है उसकी बात करें, तो जो पार्ट 7 है ना, वो डील करता है विद द प्रोविजंस रिलेटिंग टू अपील। सेक्शंस 96 से लेकर के 112 और ऑर्डर्स 41 से लेकर के 45 अलॉन्ग विथ सेक्शन ऑर्डर 44 जो इंडिजेंट पर्सन की अपील के बारे में बात करता है। इंडिजेंट पर्सन की अपील के बारे में जो बात करता है, तो बेसिकली अपील्स के ये 5 कैटेगरीज हैं। सबसे पहले ऑर्डर 41 जो कि ओरिजिनल डिग्री के बारे में बात करता है, दैट इज द फर्स्ट अपील, सेक्शन 96 से लेकर के 112। ऑर्डर 42 अपील्स फ्रॉम एपेलेट डिग्री, दैट इज द सेकेंड अपील्स। ऑर्डर 42 सेक्शंस 100 to 103। उसके बाद ऑर्डर 43 सेक्शंस 104 to 106 अपील फ्रॉम ऑर्डर्स, और लास्ट बट नॉट द लीस्ट ऑर्डर 45 सेक्शंस 109 to 112 अपील्स टू द सुप्रीम कोर्ट। और 44 जो ऑर्डर था वो हम लोग ने इंडिजेंट पर्सन का जो लेक्चर किया उसमें कवर कर लिया है। अब आज हम लोग बेसिकली ऑर्डर 41 कवर करने वाले हैं। अब हम लोग अपील का जो फंडामेंटल प्रिंसिपल्स हैं, मतलब क्या होता है अपील का, एक बार इसको समझ लेते हैं अच्छी तरीके से। किसी भी मैटर में मान के चलिए किसी डिस्प्यूट, किसी प्रॉपर्टी से डिस्प्यूट चल रहा था आपका किसी पर्सन के साथ, अब उसमें आपके अगेंस्ट कोई जजमेंट पास हो गया है, आपके अगेंस्ट कोर्ट के द्वारा कोई ऑर्डर पारित करा गया है, कोई डिक्री प्रिपेयर करी गई है, क्या उस मैटर में आपके पास कोई राइट नहीं है, कोई रेमेडी अवेलेबल नहीं है? बिल्कुल है। ये रेमेडी आपको सीपीसी में दी गई है कि आप अपील का जो प्रोविजन है उसका यूज़ करते हुए आप अपील में जा सकते हैं टू द हायर कोर्ट। तो ये बेसिकली क्या होता है? अपील बेसिकली जुडिशियल एग्जामिनेशन होता है। कोई भी ऐसा डिसीजन जो लोअर कोर्ट ने दिया है बाय द हाई कोर्ट, कौन करता है ये जुडिशियल एग्जामिनेशन? हायर कोर्ट करता है, हाई कोर्ट नहीं, हायर कोर्ट करता है। ज़रूरी नहीं है कि ऐसे मैटर्स में हाई कोर्ट ही जाए, ठीक है, वो हम लोग सेकेंड अपील में पढ़ेंगे कब मैटर हाई कोर्ट जाता है। तो ये एक तरह से क्या होता है, ये एक रीहियरिंग होता है उसी मैटर का जिस पे जजमेंट ऑलरेडी पास हुआ है। ये सूट का कंटिन्यूएशन होता है, यानी कि ट्रायल खत्म हो जाने के बाद आपके पास अपील की राइट होती है और उसी कारण जो सूट होता है वो कंटिन्यू करता है। ठीक है, अब अगर हम लोग बात करें राइट टू अपील का क्या स्टेटस क्या है, तो ये क्या होता है, राइट टू अपील स्टैट्यूट का क्रिएशन है, यानी कि ये आपको लॉ के द्वारा दिया गया है, किसी एक्ट के द्वारा दिया गया है, किसी कोड के द्वारा दिया गया है। ये आपका नेचुरल राइट नहीं है, ये आपका फंडामेंटल राइट नहीं है। और इसी बात को सुप्रीम कोर्ट ने कहा 1975 में अनंत मिल वर्सेस स्टेट ऑफ गुजरात के केस में। तो इसको याद रखना है आपको कि ये क्रिएशन ऑफ स्टैट्यूट है, चाहे सीआरपीसी हो चाहे सीपीसी हो, चाहे सीआरपीसी में अपील का प्रोविजन हो वो भी, और जो सीपीसी में, ये भी आपका एक क्रिएशन है स्टैट्यूट का। आपके पास कोई फंडामेंटल राइट नहीं है किसी भी मैटर में अपील में जाने की, राइट। अब देखिए,
सेक्शन 96 पे आते हैं। सेक्शन 96 चार बातों के बारे में बात करता है। सबसे पहले कहता है कि डिक्री पास्ड बाय अ कोर्ट एक्सरसाइजिंग ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन इज अपीलेबल। सिंपल सी बात कहता है कि अगर किसी कोर्ट ने अपने ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन में कोई डिक्री पास करी है तो वो अपीलेबल रहेगी। दूसरी बात क्या कहता है? दूसरी बात कहता है अपील लाइज अगेंस्ट एक्स पार्टे ओरिजिनल डिक्री। मान के चलिए कोई कोर्ट एक्स पार्टे प्रोसीड कर गया है तो ऐसे केसेस में भी अपील लाई करेगी। तीसरी बात देखिए, नो अपील लाइज फ्रॉम अ डिक्री पास्ड बाय द कंसेंट ऑफ पार्टीज, यानी कि अगर कोई मैटर है जो कॉम्प्रोमाइज से रिलेटेड है, इफ एनी मैटर विच इज रिलेटेड टू कॉम्प्रोमाइज, दोनों पार्टीज के बीच में कॉम्प्रोमाइज हो गया है तो ऐसे मैटर्स में अपील अब लाए नहीं करेगी। ठीक है, नो अपील लाइज फ्रॉम अ डिक्री पास्ड बाय द कंसेंट ऑफ द पार्टीज। अब फोर्थ बात क्या करी गई है इसमें, स्मॉल कॉजेज कोर्ट के बारे में बात करिए कि क्या कोई स्मॉल कॉज कोर्ट जो है जो डिक्री पास कर रहा है क्या उसके अगेंस्ट अपील लाई करेगी? जी हाँ, उसके अगेंस्ट अपील लाई कर सकती है, लेकिन कब करेगी? जब क्वेश्चन ऑफ लॉ हो और जब वैल्यूएशन जो है उस सूट का जो वैल्यूएशन है वो 10,000 से ऊपर होना चाहिए है। तो दो बातें निकल के आई, स्मॉल कॉज कोर्ट के द्वारा डिक्री जो पास करी गई है उसके अगेंस्ट में भी आप अपील में जा सकते हैं, सेक्शन 96 कहता है क्लियरली। लेकिन क्वेश्चन ऑफ लॉ पे जाएंगे और तब जाएंगे जब उस सूट का वैल्यूएशन 10,000 से ऊपर का हो। क्लियर? अब हम लोग बात करेंगे सेक्शन 97 की। बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है। यहाँ पे बात करी गई है, आपको एक मुहावरा देती हूँ, कड़वा कड़वा थू थू मीठा मीठा गप गप करने का आपको ऑप्शन नहीं दिया जाएगा। यानी कि अगर कोई प्रीलिमिनरी डिक्री पास हुई किसी कोर्ट के द्वारा, मान के चलिए प्रीलिमिनरी डिक्री पास हुई थी, अब आपने उस प्रीलिमिनरी डिक्री के अगेंस्ट कोई अपील प्रेफर करी नहीं, आपने कुछ बोला ही नहीं, आपके अकॉर्डिंग वो अपील ठीक थी, वो डिक्री ठीक थी, वो प्रीलिमिनरी डिक्री ठीक पास हुई थी, करेक्ट थी। तो अब जब उसी प्रीलिमिनरी डिक्री के ऊपर एक फाइनल डिक्री प्रिपेयर करी जा रही है, एक फाइनल डिक्री पास करी गई, तो अब आप उस प्रीलिमिनरी डिक्री की करेक्टनेस को, कि वो सही है कि वो गलत है, उसको आप डिस्प्यूट नहीं कर सकते, उसके बारे में आप कोई क्वेश्चन नहीं उठा सकते। नो क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड ऑन द पॉइंट ऑफ द प्रीलिमिनरी डिक्रीज करेक्टनेस। मतलब ये है कि आपको उस टाइम पे तो सब ठीक लग रहा था, तब तो आपने कुछ नहीं कहा, लेकिन अब उसी प्रीलिमिनरी डिक्री पे जब आपके लिए फाइनल डिक्री पास हो रही है उसी प्रीलिमिनरी डिक्री पे, तो अब आप उसकी करेक्टनेस को डिस्प्यूट नहीं कर सकते, सिंपली सेड इन सेक्शन 97। अब देखिए 98, 99 और 99A। 98 कहता है कि भाई जो अपील हियर करिए, अगर अ बेंच ऑफ 2 और मोर जजेस ने, अगर एक अपील जो है वो 2 या 2 से अधिक जजेस की बेंच के द्वारा हियर करी जा रही है, तो वो अपील जो है वो डिसाइड करी जाएगी बाय द मेजॉरिटी ऑफ सच जजेस, या फिर उनका ओपिनियन उस पर्टिकुलर अपील को डिसाइड करने में होना चाहिए बाय द मेजॉरिटी ऑफ जजेस। सेक्शन 99 क्या कहता है? 99 कहता है कि कोई भी अपील जो है उसको रिवर्स नहीं किया जाएगा, उसको मॉडिफाई नहीं किया जाएगा। किस लिए? कि कोई एरर है या कोई इरेगुलरिटी है, या फिर इसमें नॉन जॉइंडर की भी बात करी गई है, या कोई नॉन जॉइंडर है, तो ऐसे मैटर्स में आप उसको रिवर्स नहीं करेंगे, मॉडिफाई नहीं करेंगे। लेकिन हाँ, अगर वो मेरिट को अफेक्ट कर रही है, उस पर्टिकुलर केस के मेरिट को अफेक्ट कर रही है या उसके जुरिस्डिक्शन को अफेक्ट कर रही है, तो ऐसे केसेस में रिवर्स हो सकती है, मॉडिफाई हो सकती है, लेकिन नॉन जॉइंडर, एरर या इरेगुलरिटी पे जनरल सेंस पे नहीं होगी। हाँ, लेकिन अगर नॉन जॉइंडर किसी नेसेसरी पार्टी का है, इसका प्रोवाइजो यही कहता है, अगर नेसेसरी पार्टी है तो ऐसे केसेस में हो सकता है कि वो रिवर्स कर दी जाए बाय द कोर्ट। सेक्शन 99A क्या कहता है? सेक्शन 99A कहता है कि नो ऑर्डर अंडर सेक्शन 47 जहां पे क्वेश्चंस टू बी डिटरमाइंड बाय द कोर्ट दिया गया है, टू बी रिवर्स्ड, मॉडिफाइड अनलेस सच एरर, डिफेक्ट और इरेगुलरिटी प्री जुडिशली अफेक्टेड द मेरिट्स ऑफ द केस। यानी कि अगर उस टाइम पे ये जो एरर है, जो डिफेक्ट है, जो इरेगुलरिटी है, ये अगर मेरिट्स को वो कर रही है, डिस्टर्ब कर रही है या अफेक्ट कर रही है केस के मेरिट्स को, तो ऐसे केसेस में रिवर्सल हो सकता है, लेकिन जनरली ऐसा रिवर्सल मॉडिफिकेशन अलाउड नहीं है। सेक्शन 99 और 99A बेसिकली बार लगाते हैं ऑन द रिवर्सल और मॉडिफिकेशन। अब हम लोग बात करेंगे ऑर्डर 41 की, जहां पे प्रोसीजर बताया गया है रिगार्डिंग द फर्स्ट अपील।
सबसे पहले क्या कहा गया, एवरी अपील शैल बी प्रेजेंटेड इन अ मेमोरेंडम ऑफ अपील। ये क्या है, ये फॉर्म ऑफ अपील है, किस तरीके से, ये तरीका बताया गया है किस तरह से प्रेजेंट करी जाएगी इन द कोर्ट। इट इज़ प्रेजेंटेड इन द कोर्ट बाय अ मेमोरेंडम ऑफ अपील। साथ ही साथ ये राइटिंग में होनी चाहिए और इसमें जजमेंट और डिक्री की कॉपीज आप लगा के तभी प्रेजेंट करेंगे, ठीक है। जो जजमेंट और डिक्री आपके अगेंस्ट पास किया गया है उसको आप उसमें अटैच करेंगे। साथ ही साथ इट शुड बी साइंड बाय द पार्टी एंड द पार्टीज काउंसिल। जो प्लीडर है आपका, उसका साइन और आपका साइन होना चाहिए इन द मेमोरेंडम ऑफ अपील। अब देखिए बात करी गई है ऑब्जेक्शन की, यानी कि द ग्राउंड्स ऑफ ऑब्जेक्शन अगेंस्ट द जजमेंट। अब ये जो जजमेंट आपके अगेंस्ट पास किया गया है, एक्चुअली में आपके ऑब्जेक्शंस क्या हैं ऐसे जजमेंट के अगेंस्ट, ठीक है। तो ये भी आप मेमोरेंडम ऑफ अपील में मेंशन करेंगे। मेमोरेंडम ऑफ अपील क्या होगा, एक कंसाइज फॉर्म में होगा जहां पे डिस्टिंक्ट हेडिंग्स होंगी, डिफरेंट हेडिंग्स होंगी और ऐसी हेडिंग्स का नंबरिंग होगी, ठीक है, नंबरिंग ऑफ सच हेडिंग्स। अब यहां पे एक बात करी गई है रूल 2 में, ये याद रखना है, देयर इज नो राइट ऑफ बीइंग हर्ड, यानी कि किसी भी इंसान के पास हियरिंग में ये राइट नहीं होगी कि आपको ऐसे मैटर्स पे सुनवाई करी जाए जो आपने मेमोरेंडम ऑफ अपील में मेंशन ही नहीं करा है। कोई ऐसा मैटर जो आपने मेमोरेंडम ऑफ अपील में मेंशन नहीं करा है, तो ऐसे मैटर्स पे आपको कोर्ट क्यों सुनेगी, और अगर कोर्ट सुनने भी लगेगी तो कितने सारे ऐसे मैटर्स आ जाएंगे जो मेमोरेंडम ऑफ अपील में नहीं होंगे और आप उसको रेज करेंगे कोर्ट में। तो इसीलिए ये रिस्ट्रिक्शन लगाया गया है आपको रूल 2 में। अब देखिए, अब हम लोग बात करेंगे रूल 3 और रूल 3A की। रूल 3 क्या कहता है, मेमोरेंडम ऑफ अपील नॉट प्रेजेंटेड प्रॉपर्ली। मान के चलिए अगर कोर्ट में जो मेमोरेंडम ऑफ अपील है, जिसके थ्रू आप अपील फाइल कर रहे हैं, वो अगर आपने प्रॉपरली नहीं प्रेजेंट करा, मतलब एक प्रॉपर प्रिस्क्राइब्ड वे में प्रेजेंट नहीं करा, तो ऐसे केसेस में कोर्ट के पास 2 ऑप्शंस होते हैं। या तो वो जो मेमोरेंडम ऑफ अपील है उसको रिजेक्ट कर सकता है फॉर करेक्शंस, यानी कि उसमें करेक्शंस के लिए कोर्ट ऑर्डर कर सकता है कि आप इसमें करेक्शंस करके लाइए, और कोर्ट के पास ये पावर है, चाहे तो वो उसको रिजेक्ट भी कर सकता है ऐसे मेमोरेंडम को। अब रूल 3A में बेसिकली बात करी गई है टाइम बार्ड अपील की, यानी कि एक प्रिस्क्राइब टाइम पीरियड था आपको अपील लाने का, वो मान के चलिए आपको 2 महीने के अंदर अपील करना था और आप 3 महीने के बाद पहुंच रहे हैं, टाइम बार्ड है। तो ऐसे केसेस में आप एक एप्लीकेशन अलॉन्ग विद द मेमोरेंडम ऑफ अपील प्रेजेंट करेंगे कोर्ट में, और ये एप्लीकेशन होता है अंडर सेक्शन 5 ऑफ द इंडियन लिमिटेशन एक्ट। इसको ऐसे एप्लीकेशन को आप एक एफिडेविट के साथ सपोर्ट करेंगे जिसमें आप ये मेंशन करेंगे कि क्या रीज़न था आपके डिले का। उस रीज़न को आपको स्पेसिफिकली मेंशन करना है, उसको स्पेसिफिकली एक्सप्लेन करना है। आप जनरल सेंस में नहीं कह सकते कि अरे मेरी टांग टूट गई थी, मेरा एक्सीडेंट हो गया था, मेरे वहाँ किसी की डेथ हो गई थी। यू हैव टू एक्सप्लेन प्रॉपरली कि भाई क्या रीज़न था जिसकी वजह से आपने अपील फाइल नहीं करी, और कंडोनेशन ऑफ डिले, दैट इज सेक्शन 5 ऑफ इंडियन लिमिटेशन एक्ट के अंडर आप ये एप्लीकेशन अलॉन्ग विद द मेमोरेंडम ऑफ अपील ये फाइल करेंगे कोर्ट में। अब जब मान के चलिए मेमोरेंडम ऑफ अपील आपने कंडोनेशन, अगर आपका डिले था तो आपने कंडोनेशन ऑफ डिले का एप्लीकेशन लगा दिया, और अब आपका मेमोरेंडम ऑफ अपील कोर्ट के द्वारा एक्सेप्ट कर लिया गया है, या तो रिजेक्ट कर देगा कोर्ट या फिर रिटर्न कर देगा। रिटर्न करेगा तो करेक्शन के लिए कहेगा, मान के चलिए आपने करेक्शन करके दे दिया और कोर्ट ने उसको एक्सेप्ट कर लिया। अब ऐसी अपील को फाइल किया जाएगा इन द रजिस्टर ऑफ अपील्स। एक रजिस्टर ऑफ अपील्स होता है जिसमें ऐसी अपील्स को फाइल किया जाता है। अब रूल 9 में दिया गया है रिगार्डिंग द रजिस्टर ऑफ अपील्स। रूल जो 11 है ये बात करता है समरी डिसमिसल की, यानी कि कोई भी ऐसा मैटर जिसको कोर्ट को ये लगता है कि ऐसा मैटर है ये फ्रिवलस है, यानी कि कोई सब्सटैंटिव केस निकल के नहीं आ रहा है, तो ऑपोजिट पार्टी को कोई भी नोटिस देने की ज़रूरत नहीं है और ऐसे केसेस में डिसमिसल हो जाता है, समरी डिसमिसल। लेकिन अगर ऐसी अपील जो है समरली डिसमिस नहीं हो रही है, रूल 12 कहता है इफ़ इट इज़ नॉट डिसमिस समरली, तो फिर एक डेट फिक्स करी जाएगी फॉर द हियरिंग ऑफ द पार्टीज़। दोनों ही पार्टीज़ की हियरिंग के लिए एक डेट फिक्स करी जाएगी और ऐसी हियरिंग के लिए जो नोटिस है वो ऑपोजिट पार्टी को दिया जाता है। तो यहाँ पे 2 बातें हम लोगों ने समझ ली। एक तो बात हो गई समरी डिसमिसल की, कोर्ट को लग रहा है कोई केस मेकआउट नहीं हो रहा है, कोई सब्सटैंटिव केस निकल के नहीं आ रहा है, या कोई भी ऐसा मैटर जिसमें जो आपका अपील है वो समरली डिसमिस हो सकती है, तो ऐसे केसेस में आपको नोटिस भेजने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आपकी अपील जो है वो डिसमिस नहीं हुई है, तो ऐसे केसेस में कोर्ट क्या करेगा, एक डेट फिक्स कर देगा फॉर द हियरिंग, और ऐसे मैटर्स में नोटिस दिया जाता है टू द अदर पार्टी।
कि आपको इस डेट को अपीयर करना है। अब हम लोग बात करेंगे डिसमिसल ऑन मेरिट की और डिसमिसल फॉर डिफ़ॉल्ट की। अब मान के चलिए ऑन द डेट फिक्स्ड फॉर हियरिंग, एपेलांट को क्या करेगा, कोर्ट हियर करेगा, हियरिंग होगी। और अगर कोर्ट को लगता है, मान के चलिए कोर्ट को लगता है कि कोई भी केस नहीं निकल के आ रहा है, तो वो क्या करेगा, वो रिजेक्ट कर देगा। ऑन द डेट फिक्स्ड फॉर हियरिंग कोर्ट में रिजेक्ट द अपील आफ्टर द हियरिंग। लेकिन अगर डिसमिस नहीं हो रहा है या अगर रिजेक्ट नहीं कर रहा है, तो ऑपोजिट पार्टी की सुनवाई होगी और ऑपोजिट पार्टी की सुनवाई के बाद जो एप्लीकेंट है वो चाहे तो वो रिप्लाई दे सकती है। तो ये प्रोविज़न दी गई है रूल 16 में, यानी कि जो हियरिंग की डेट है उसमें आप आएंगे, आप प्रेजेंट करेंगे अपना मैटर कोर्ट के सामने। कोर्ट को लगता है अरे कोई मैटर निकल के नहीं आ रहा है, तो वो रिजेक्ट कर देगा। और अगर रिजेक्शन नहीं हो रहा है तो कोर्ट आपकी बात सुनने के बाद ऑपोजिट पार्टी को सुनेगा। ऑपोजिट पार्टी की सुनवाई के बाद आप चाहें तो उसका रिप्लाई दे सकते हैं, रिप्लाई टू द ऑपोजिट पार्टी। अब हम लोग बात करेंगे डिसमिसल फॉर डिफ़ॉल्ट, यानी कि जब एप्लीकेंट मान के चलिए एब्सेंट है, जिसने अपील के लिए फाइल किया है वही एब्सेंट है, तो अपील डिसमिस हो जाएगी फॉर डिफ़ॉल्ट, डिसमिसल फॉर डिफ़ॉल्ट हो जाएगा। और अगर ऑपोजिट पार्टी एब्सेंट है, मान के चलिए तो अदर पार्टी है, जो ऑपोजिट पार्टी है वो एब्सेंट है, तो अपील जो है वो एक्स पार्टे उसकी सुनवाई हो जाएगी, दैट इज कोर्ट विल प्रोसीड एक्स पार्टे ऐसे केसेस में। अब देखिए, अब मान के चलिए यहाँ पे डिसमिसल आपका मेरिट पे हो गया या डिसमिसल फॉर डिफ़ॉल्ट हो गया, तो अब पार्टीज़ के पास क्या ऑप्शन बचा। पार्टीज़ चाहे तो रिस्टोरेशन एप्लीकेशन फाइल कर सकती हैं, और अगर एक्स पार्टे कोर्ट प्रोसीड किया है तो आप रिकॉल एप्लीकेशन के लिए जा सकती हैं। रिस्टोरेशन एप्लीकेशन क्या होता है, जहाँ पे अपील डिसमिस हुई है, जैसे कि नॉन अपीयरेंस के लिए, या अगर आपने प्रॉपर कोर्ट फीस नहीं जमा करी है, तो ऐसे केसेस में अगर आपकी अपील डिसमिस हुई है तो आप एक रिस्टोरेशन एप्लीकेशन जो है वो कोर्ट में जमा करेंगे, और कोर्ट आपके इस अपील को रिवाइव कर सकती है ऑन बीइंग सेटिस्फाइड। कोर्ट अगर सेटिस्फाई हो जाती है तो आपकी अपील रिवाइव कर जाएगी। उसी तरह से रिकॉल एप्लीकेशन है, मान के चलिए कि अगर कोई ऐसा मैटर है जो एक्स पार्टे है, जिस अपील में कोर्ट एक्स पार्टे प्रोसीड कर गया, यानी कि ऑपोजिट पार्टी की सुनवाई नहीं हुई है, तो ऐसे अपील्स में जो ऑपोजिट पार्टी है वो चाहे तो एक रिकॉल एप्लीकेशन फाइल कर सकता है, कोर्ट में जमा कर सकता है। और ऐसी अपील जो एक्स पार्टे प्रोसीड करी गई है, तो यहाँ पे जब रिकॉल होता है तो कोर्ट क्या करेगा, कोर्ट री हियरिंग के लिए ऑर्डर कर सकता है कि ऐसे मैटर्स में जब कोर्ट सेटिस्फाई हो गया है, सफिशिएंट कॉज दिया गया है बाय द ऑपोजिट पार्टी, तो ऐसे केसेस में कोर्ट री हियरिंग का जो ऑप्शन होता है वो खुल जाता है फॉर द ऑपोजिट पार्टी। आई होप इतनी बात आपको क्लियर हो गई हो। ये क्या है, ये एक लिंक्ड प्रोविजन है, यानी कि जब आपका डिसमिसल हो रहा है ऑन मेरिट तो आपके पास रिस्टोरेशन एप्लीकेशन का, या डिसमिसल फॉर डिफ़ॉल्ट हो रहा है तो रिस्टोरेशन एप्लीकेशन फाइल करने का, या फिर जहाँ पे जो ऑपोजिट पार्टी है वो प्रेजेंट नहीं है तो ऐसे केसेस में कोर्ट एक्स पार्टे प्रोसीड कर जाता है, और उस ऑपोजिट पार्टी को एक ऑप्शन दिया गया है कि आप रिकॉल एप्लीकेशन फाइल कर सकते हैं। अब देखिए, अब हम लोग बात करेंगे रिमांड की। रूल्स 23A बेसिकली डील करते हैं ऑर्डर 41 में रिगार्डिंग द रूल्स रिलेटिंग टू रिमांड। ओरिजिनल डिक्री मान के चलिए पास करी गई है किसी प्रीलिमिनरी पॉइंट पे और उसको रिवर्स कर दिया गया है अपील में, तो ऐसे मैटर्स को रिमांड करा जा सकता है। या फिर ओरिजिनल डिक्री जो है रिवर्स करी गई है अपील में और रीट्रायल जो है वो रिक्वायर्ड है, रीट्रायल नेसेसरी है, तो ऐसे मैटर्स में भी रिमांड किया जा सकता है। ये दिया गया है रूल 23 और 23A में। अब रूल 24 जो है ये भी एक इम्पॉर्टेंट रूल है, और ये कहता है कि जो एपेलेट कोर्ट है ना, वो उस पर्टिकुलर अपील को फाइनली डिसाइड कर सकता है अगर उसके पास सफिशिएंट एविडेंस है ऑन रिकॉर्ड। अगर सफिशिएंट एविडेंस है ऑन रिकॉर्ड तो ये पावर देता है रूल 24 कि आप अपील को फाइनली डिसाइड कर सकते हैं जो आपके पास आई है। अब हम लोग बात करेंगे रूल 27 की, जो एडिशनल एविडेंस की बात करती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है, इसको कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो एपेलेट कोर्ट विल टेक एडिशनल एविडेंस कब, 3 मैटर्स दिए गए। व्हेन द कोर्ट बिलो रिजेक्टेड एन एडमिसिबल एविडेंस, कोई एडमिसिबल एविडेंस थी और जो निचली कोर्ट है उसने उसको रिजेक्ट कर दिया ये कह के कि ये इनएडमिसिबल है। या फिर एविडेंस वाज नॉट विद इन नॉलेज, जिस टाइम पे सूट जो है वो फाइल करा गया था, जिस टाइम पे ट्रायल चल रहा था, हियरिंग चल रही थी, उस टाइम पे जो है ये जो एविडेंस है ये नॉलेज में नहीं थी। या फिर ऐसी एविडेंस को हम लोग प्रोक्योर नहीं कर सकते थे, मतलब अपने सारे एफर्ट्स करने के बाद ऐसी एविडेंस हम लोग नहीं ला सकते थे कोर्ट में, तो ऐसे मैटर्स में एडिशनल एविडेंस चाहे तो वो एपेलेट कोर्ट ले सकता है, और इसकी प्रोविजन दी गई है ऑर्डर 41 रूल 27 में।
या फिर थर्ड पॉइंट ये है कि अगर कोर्ट को लगता है नेसेसरी है तो अपीलेट कोर्ट एडिशनल एविडेंस के लिए ऑर्डर कर सकता है, ले सकता है। अब हम लोग 4 इंपॉर्टेंट रूल्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। रूल 30, रूल 35, रूल 36 और रूल 37। रूल 30 बेसिकली बात करता है जजमेंट बाय द अपीलेट कोर्ट। जो अपीलेट कोर्ट जजमेंट दे रहा है तो वो अपने पॉइंट्स ऑफ डिटर्मिनेशन पे, जिस पे उसका जजमेंट बेस्ड है, उसको मेंशन करेगा। साथ ही साथ उसका डिसीजन क्या डिसीजन निकल के आया ये मेंशन करेगा। अलॉन्ग विद द रीज़न फॉर सच डिसीजन, ऐसा डिसीजन देने का रीज़न क्या था ये मेंशन करेगा। और फिर जो रिलीफ क्लेम करी गई है, जो एप्लीकेंट ने जो रिलीफ क्लेम करी है, वो रिलीफ बेसिकली जो क्लेम करी गई है और क्या रिलीफ वो एंटाइटल्ड है, ये सारी चीज़ें आपके जजमेंट में मेंशन होंगी। साथ ही साथ ये जजमेंट क्या होगा, ये जजमेंट साइन होगा आफ्टर द प्रोनाउंसमेंट। उसी तरह से डिक्री के बारे में रूल 35 बताता है कि एक डिक्री जो है वो प्रिपेयर करी जाएगी आफ्टर द पासिंग ऑफ द जजमेंट पास करने के बाद एक डिक्री प्रिपेयर करी जाएगी। और फिर अब यहाँ पे रूल्स 36 और 37 में बात करी गई है सर्टिफाइड कॉपीज़ की, यानी कि जो जजमेंट और डिक्री की जो सर्टिफाइड कॉपीज़ हैं ये दोनों ही पार्टीज़ को दी जाएंगी, रूल 36 कह रहा है। और रूल 37 कहता है सर्टिफाइड कॉपी ऑफ अ डिक्री विल बी प्रेजेंटेड बिफोर द कोर्ट बिलो, यानी कि जहाँ से मैटर आया था अपील में, उस कोर्ट को भी आप इस अपील की जो जजमेंट है, डिक्री है, उसकी कॉपी सबमिट करेंगे। अब यहाँ पे हम लोग अदर प्रोविजंस देखेंगे एज टू अपील से रिलेटेड जो अदर प्रोविजंस अदर स्टैट्यूट्स में दिए गए, यानी कि चैप्टर 29 जो कि डील करता है सीआरपीसी में अपील्स के रिगार्डिंग जो प्रोविजंस है, सेक्शंस 372 से लेकर के 394। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में जो अपील करने की जो प्रोविजंस दिए गए हैं, आर्टिकल 132 से लेकर के 136। और अगर हम लोग बात करें सीपीसी की, तो सीपीसी में सेक्शंस 96 से लेकर के 112 और ऑर्डर्स 41, 42, 43, 44, 45 बेसिकली अपील्स के बारे में बताते हैं। अपील्स एज अ सब्जेक्ट, एज अ टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम के लिए, तो उसको उस हिसाब से आपको प्रिपेयर करना है एज पर योर एग्जामिनेशन। अब हम लोग इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कवर करेंगे। सबसे पहले सेक्शन 96 सब क्लॉज 4 ऑफ द कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर इंसर्टेड बाय द अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1976 bars appeal against consent decree, appeal in petty cases, appeal against final decree या appeal against findings। कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करिएगा अपना आंसर। क्वेश्चन नंबर 2, an appeal lies from all orders passed by the court, B only from such orders as provided in the CPC, C from none of the orders passed by the district courts, D from none of the decrees passed by the district courts। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं, विच प्रोविजन ऑफ द सिविल प्रोसीजर कोड डील्स विद अपील्स फ्रॉम ओरिजिनल डिक्री, सेक्शन 90, बी सेक्शन 96, सी सेक्शन 82 या डी सेक्शन 98। अब यहाँ पे हम लोग कुछ मेन से रिलेटेड क्वेश्चन देखेंगे। सबसे पहले देखिए, डिस्क्राइब द फॉर्म एंड कंटेंट ऑफ एन अपील, ऑल्सो डिस्कस द एसेंशियल डॉक्यूमेंट्स टू अकम्पनी द अपील। अपील से रिलेटेड जो भी हम लोगों ने कवर किया एक बार देख लेते हैं। यहाँ पे इस आंसर में आप चाहें तो इंट्रोडक्शन फॉर्म में फंडामेंटल ऑफ अपील्स लिख सकते हैं। साथ ही साथ उसके बाद आप यहाँ पे मेंशन करेंगे कि क्या कंटेंट रहेगा अपील का, तो ये हम लोगों ने यहाँ पे कवर किया हुआ है। ये तो यहाँ पे हम लोगों ने ये बताया कि भाई मेमोरेंडम ऑफ अपील क्या होता है, ये इसका फॉर्म बताया गया है। कंटेंट्स क्या होंगे, यानी कि कॉपीज ऑफ जजमेंट एंड डिक्री, इट शुड बी साइंड बाय द पार्टी एंड काउंसिल। ग्राउंड्स ऑफ ऑब्जेक्शन, बहुत इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट, ग्राउंड्स ऑफ ऑब्जेक्शन मेंशन होने चाहिए हैं। साथ ही साथ आपकी हियरिंग नहीं हो सकती किसी भी ऐसे मैटर में जो उस ऑब्जेक्शन यानी कि उस मेमोरेंडम ऑफ अपील में नहीं दिया गया है और आपने उसके अगेंस्ट ऑब्जेक्ट नहीं किया है। तो ये सारी चीज़ें इस तरह से आपको जवाब देना है। उसके बाद व्हाट आर द ग्राउंड्स दैट कैन बी टेकन फॉर द फर्स्ट टाइम इन अपील, यानी कि अपील में क्या वो ग्राउंड्स हैं। ग्राउंड्स वही होंगे जो आपके ऑब्जेक्शंस होंगे, जो आपके ऑब्जेक्शंस होंगे रिगार्डिंग द जजमेंट, द ऑर्डर, द डिक्री पास्ड अगेंस्ट यू, उसके बेस पे जो भी आपके ऑब्जेक्शंस होंगे, जो आपके क्लेम्स होंगे, जो भी आप क्लेम कर रहे होंगे कोर्ट से, ये सारी चीज़ें आपके अपील में मेंशन होंगी, मेमोरेंडम ऑफ अपील में मेंशन होंगी। साथ ही साथ एन अपील इज अ क्रिएचर ऑफ स्टैट्यूट, डिस्कस हाउ मेनी काइंड्स ऑफ अपील्स आर प्रोवाइडेड बाय द कोर्ट, एक्सप्लेन ब्रीफली। क्रिएचर ऑफ स्टैट्यूट का यहाँ पे मतलब समझने की बात है। मतलब ये है कि यहाँ पे ये स्टैट्यूट आपको प्रोवाइड कर रहा है राइट
अपील करने की। आपकी ये नेचुरल राइट नहीं है, फंडामेंटल राइट नहीं है। ये हर एक जो भी इंसान है जिसके अगेंस्ट कोई डिक्री पास हुई है या कोई जजमेंट पास हुआ है, उसके पास ये राइट होती है। अगर उस स्पेसिफिक इनैक्टमेंट में किसी लॉ में आपको ये राइट मिल रही है अपील करने की, तो आप अपील कर सकते हैं। तो इसको अच्छे तरीके से आपको एक्सप्लेन करना है। आपकी मेंस की आंसर राइटिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है। अगर आपके मार्क्स उसी के ऊपर क्योंकि बेस्ड होते हैं, तो मेंस आंसर राइटिंग की एक स्पेसिफिक वीडियो मैंने ऑलरेडी बनाई हुई है। तो ये जो टॉपिक है हमारा फर्स्ट अपील का, आई थिंक आज कवर होता है। इसके बाद वाले सेशन में हम लोग सेकेंड अपील्स कवर करेंगे, दैट इज गिवन अंडर ऑर्डर 42 कवर करेंगे अच्छे तरीके से आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। और फिर फर्दर जो भी इंपॉर्टेंट ऑर्डर्स बच रहे हैं हमारे सीपीसी में, वो हम लोग कवर करने वाले हैं। जो सेक्शंस बच रहे हैं वो कवर करने वाले हैं। तो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ भी नहीं बचने वाला, आपको कोई भी टेंशन नहीं लेनी है। तो इसी के साथ आज का सेशन हमारा यहाँ पे ख़त्म होता है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। टेक केयर एंड गुड बाय।